हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेसिक करंट अफेयर के इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट या नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, एक नज़र अपडेट में सबसे पहला है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है वो महाराष्ट्र है। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है वो 100% है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती यानी कि लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वो छत्तीसगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया वो उत्तराखंड है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है वह मीराबाई चानू है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर जितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है वह 500 रुपये है। यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला फॉन डे लाइन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है वह $750 अरब है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है वह पीके नायर हैं। हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है वह वियतनाम है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं वह नाओमी ओसाका जापान की हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है कि एडीबी ने नेपाल के लिए $250 मिलियन समर्थन को मंजूरी दी है। एडीबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एडीबी क्या है। कि एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 यानी कि 1966 को हुआ था और इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर फिलीपींस में है। इसका पर्पस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है। एशियाई बैंक, विश्व बैंक जो एडीबी है उसने नेपाल सरकार को नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के रियायती ऋण को मंजूरी दी है। इसमें देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और महामारी के प्रतिकूल आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने, खासकर जो लोग गरीब हैं उनके उपाय के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अगला जो न्यूज़ है इंटरनेशनल में वो है कि ईयू ने 750 बिलियन यूरो रिकवरी फंड का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, यूरोपीय संघ आयोग ने 750 बिलियन यूरो यानी कि $825 बिलियन के रिकवरी फंड का प्रस्ताव रखा ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुई गहरी मंदी से ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को मदद मिले। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हर देश ने यूरोपीय संघ की घाटे की सीमा को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, व्यवसायों और नौकरियों की जीवित रखने के लिए अपने राजस्व को खर्च किया है। फ्रेंड्स, नेशनल कैटेगरी में जो पहला न्यूज है वो है कर्नाटक सरकार ने एक परियोजना शुरू की। दोस्तों, कर्नाटक सरकार जल्द ही अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर तैयार किया है। यह रजिस्टर नागरिकों के लिए एक मजबूत और मानकीकृत स्वास्थ्य भंडार होगा। इस परियोजना को ट्रायल के बेस पर सबसे पहले चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। सरकार राज्य में 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करेगी। अगला जो अपडेट है वो है बीएसई ने केवीसी सेवाओं को लॉन्च किया। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत में पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी मार्केट है जो 1875 यानी कि 1875 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। यह स्टॉक के क्षेत्र में कार्य करता है यानी कि यह स्टॉक मार्केट में वर्क करता है। इसने म्यूचुअल फंड उद्योग को मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने और प्रदान करने के लिए केवाईसी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है। यह घोषणा नए निवेशकों को लाने की वर्तमान चुनौतियों को समाप्त करेगा। अगला जो अपडेट है वह है भारतीय खेल प्राधिकरण से। इसमें है संदीप मुकुंद प्रधान को मिला 2 साल का विस्तार।
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI, इसको इंग्लिश में बोला जा सकता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी इस्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके महानिदेशक संदीप मुकुंद प्रधान का केंद्रीय प्रतिनियुक्त कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और यह अवधि 6 जून 2020 से लागू होगा। संदीप मुकुंद प्रधान को अगस्त 2017 में SAI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला डेट आ रहा है राजस्थान से। राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में ये चौथा टाइगर रिजर्व बनने की तैयारी शुरू हो रही है। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के अलावा अब राजस्थान में चौथा नया टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर कसरत तेज हो गई है। यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में रामगढ़, हिंडोली, डीवी व कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा। नया रिजर्व 1,17,104 हेक्टेयर का बनेगा। ये टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र में इसे मंजूरी मिलेगी और फिर केंद्रीय बाघ प्राधिकरण यानी कि NTCA में अनुमति के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का कहना है कि चौथा टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर काम चल रहा है। दोस्तों, हेल्थ अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने PPE विकसित की, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। IIT दिल्ली में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस लेने योग्य और हल्के वजन वाला PPE विकसित किया है। इसमें बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है और यह 99.8% बैक्टीरिया को कवर करने में सक्षम है। PPE का वजन 300 ग्राम का है, जबकि अन्य PPE का वजन 400 से 450 ग्राम के बीच का होता है। दोस्तों, इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला आ रहा है वो है मारुति सुजुकी इंडिया ने HDFC बैंक के साथ साझेदारी की। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी इंडिया ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी करने के बाद अब HDFC के साथ भी साझेदारी करेगी। यह योजना भी उसी की तरह सेम ही है, यानी फ्लैक्सी सामान मासिक किस्त शामिल है इसमें, जिसके तहत ग्राहक हर साल 3 महीने के लिए कम EMI का लाभ उठा सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक और मास्टर कार्ड एक साथ आए। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मास्टर कार्ड की तो यह एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है 1979 को हुआ था और इसका पर्पस है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट मास्टर कार्ड के साथ किसानों और SMI सहित अंडर बैंक स्पेक्ट्रम के ग्राहकों के लिए अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। दोस्तों, ये दोनों उन्नत वित्तीय समाधान विकसित करने में अपने अपने अनुभवों का उपयोग करेंगे। मास्टर कार्ड के पास वैश्विक और स्थानीय अनुभव का उपयोग करेगा तथा एयरटेल बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचने के लिए मजबूत वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। अगला जो अपडेट है वो है फ्लिपकार्ट कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने किया करार। इस अपडेट में फ्लिपकार्ट कर्नाटक मैंगो बोर्ड और विपणन निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह साधारण किसानों को अपनी ताज़ा उपज ऑनलाइन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने में सक्षम करेगा। समझौते के तहत किसानों को उपभोक्ताओं के लिए बाजार तक प्रदान की जाएगी, जिससे इस महामारी के दौरान संभावित राजस्व धारा बनाई जा सके। अगला है फिच ने कहा है कि 5% कम होगी भारत की GDP विकास दर। फिच रेटिंग ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 5% कम होने का अनुमान लगाया है। इस तरह की भविष्यवाणियां भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्रिसिल, मूडीज और गोल्डमैन सैक्स आदि ने भी की है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगला अपडेट है वो है सेबी ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम लोग सेबी की यानी कि SEBI, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो दर्जा मिला वो 30 जनवरी 1992 को मिला, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके ब्रांचेज भी बहुत जगहों पर हैं।
इसमें एक मेंबर और 5 अदर मेंबर्स होते हैं और इसका कार्य होता है कि ACBI पूंजी बाजार में पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। NHAI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने वित्तीय वर्ष 2015 से 16 से 2018 से 19 तक NHAI के मामलों में एक जांच की थी। अपनी जांच के दौरान यह पाया गया कि NHAI ने 2015-16 से 2018-19 के बीच 4 दिन से लेकर 78 दिनों तक अपने अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम दाखिल करने में देरी की और इसीलिए ये पेनाल्टी इसको भरना पड़ा। अगला अपडेट है, ओला इलेक्ट्रिक ने एटर्गो का अधिग्रहण किया। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एम्स्टर्डम स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो का अधिग्रहण किया है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों के लिए अपने स्मार्ट इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माण के लिए एटर्गो की डिज़ाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं का लाभ उठाएगी। एटर्गो की स्थापना 2014 में हुई थी और इसने एक ऑल इलेक्ट्रिक अत्याधुनिक ऐप कंप्यूटर विकसित किया है जिसने अपने अभिनव डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। अगला अपडेट है, फिनोवेशन ने धामपुर शुगर के साथ भागीदारी की है। दोस्तों, अगर धामपुर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो धामपुर भारत का सबसे बड़ा गन्ना शुगर मिल है जो भारत के उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। इनोवेटिव फाइनेंशियल एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फिनोवेशन ने धामपुर शुगर के साथ भागीदारी की है जो भारत में अग्रणी गन्ना प्रसंस्करण कंपनियों में से एक है। यह कमजोर समुदायों के लिए आवश्यक पोषण आपूर्ति के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपायों पर जागरूकता पैदा करेगा। परियोजना को दिल्ली की बस्ती यानी कि स्लम एरियाज में लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है चावल उत्पादकता में सुधार करने की संभावना। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च यानी कि DBT NIPGR के शोधकर्ताओं ने चावल के जीनोम में एक क्षेत्र की पहचान की है जिसमें उत्पादकता में सुधार की संभावना है। वैज्ञानिकों ने 4 भारतीय जीनोटाइप LGR PB1121 और सोनलाल और बिंदेली के जीन को क्रमबद्ध करके अपना अध्ययन किया जो बीज आकार वजन में विपरीत फिनोटाइप दिखाते हैं। अगला अपडेट है NPCL से। NPCL ने AI वर्चुअल असिस्टेंट PAI लॉन्च किया है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL का फुल फॉर्म होता है ने वास्तविक समय के आधार पर फास्टैग, रुपए, UPI, APS जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट PAI लॉन्च किया है। यह भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश में सुधार के लिए NPCL की ओर से एक पहल होगी। PAI 24 घंटे उपलब्ध है जो यूजर्स को NPCL प्रोडक्ट्स की सटीक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। अगला अपडेट है कि IIT मद्रास ने हल्के वजन के मिश्र धातु का विकास किया है। उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और अमेरिकी सेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने काफ़ी बेहतर गुणों के साथ एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है। यह ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस घटकों में स्टील और एल्युमिनियम की जगह ले सकता है क्योंकि यह स्टील और एल्युमिनियम से हल्का है। संरचनात्मक घटकों में गाढ़ा मैग्नीशियम मिश्र धातु का वर्तमान औद्योगिक अनुप्रयोग है। उसके खराब मध्यम या कम ताकत के कारण यह सीमित है, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में एल्युमिनियम और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इनकी जगहों पर इससे भी हल्के मैग्नीशियम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला है कारगिल में सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 5 किलोवाट के सोलर प्लांट के साथ लद्दाख में कारगिल के पहले सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट और बोध खारबो के याक ब्रीडिंग फार्म में 3 HP सबमर्सिबल पंप का उद्घाटन किया गया है। यह प्रोटोटाइप दूसरे को पानी की कमी को हल करने में मदद करेगा।
विशेषकर उन ज़मीनों पर जो नदी के किनारे हैं। साथ ही पीने के पानी के मुद्दे को भी हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला अपडेट है हमारे आरोग्य सेतु ऐप से। तो सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप ये बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आरोग्य सेतु 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है। ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओपन सोर्स ऐप, जिसका हमने जिक्र पिछले करंट अफेयर में कर दिया था 28 वाले में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स ऐप का iOS संस्करण अगले 2 हफ्तों में जारी किया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ाने में मदद के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अगला अपडेट है फेसबुक से। तो फेसबुक ने नया ग्रुप कॉल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने कैचअप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन पेश की है। नए ऐप के पीछे के उद्देश्य दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग का समन्वय करना है। नया ऐप कंपनी की नई उत्पाद प्रयोग टीम द्वारा विकसित किया जाएगा। और नया ऐप यूजर्स को 8 लोगों के समूह के साथ समय की उपलब्धता की जांच कराने में सक्षम करेगा। अगला अपडेट है दुनिया का पहला संपर्क रहित प्रबंधन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मुंबई स्थित एक स्टार्टअप VAMS ग्लोबल ने दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे कि संपर्क में आए बिना तापमान स्कैनर और मास्क का पता लगाना। वैम्स सेफ गार्ड नामक सॉफ्टवेयर नो टच नो क्यू विजिटर प्रिविस्ट का अनुसरण करता है और शरीर के तापमान को माप सकता है। अन्य चीज़ों के बीच चेहरे पर मास्क का पता भी लगा सकता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो नासा से निकल के आ रहा है कि नासा ने अपने डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। नासा ने नैन्सी ग्रेस डोबन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। वह नासा की पहले प्रमुख खगोलशास्त्री एस्ट्रोनॉमर थीं, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड यानी कि बहुत ब्रॉड यूनिवर्स पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग दिखाया था। डब्ल्यू फर्स्ट जो 2025 में लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट कैटेगरी यानी कि नियुक्ति कैटेगरी में देखते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट क्या है, किसका है? पी कुमारन, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त। जी हाँ दोस्तों, पेरियाशामी कुमारन को 26 मई 2020 को सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त जावेद अशरफ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 3 साल पहले नवंबर 2016 में पदभार संभाला था। और जो जावेद अशरफ हैं वो फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। अगला अपॉइंटमेंट है सतीश त्रिपाठी बने एक कमीशन के सदस्य। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी और हमवतन उच्च शिक्षा नेता सतीश त्रिपाठी का नाम न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने एक आयोग के सदस्यों के बीच रखा है। आयोग कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य के ब्लू रिबन आयोग की अध्यक्षता गूगल के पूर्व CEO एरिक स्मिथ द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, ऑथर अपडेट में है बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि JK रावलिंग ने अपने पुस्तक द इको बाग का विमोचन किया है। जी हाँ दोस्तों, हैरी पॉटर, क्या आप जानते हैं कि हैरी पॉटर का राइटर कौन है? तो नहीं जानते तो आज समझ लीजिए कि हैरी पॉटर के लेखक JK रावलिंग ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इको बाग का नामक एक नई कहानी की घोषणा की है। मंगलवार से 10 जुलाई 2020 तक हर सप्ताह द इको बाग वेबसाइट पर एक अध्याय या अधिक पोस्ट के साथ नई कहानी को सीरियल के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों को कहानी के लिए चित्रण यानी ग्राफिक्स प्रदान करने के लिए भी आमंत्रित किया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान व्यस्त रखा जा सके। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट के इस कैटेगरी में जो पहले थे वह हैं उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया।
प्रसिद्ध उर्दू लेखक और पद्मश्री विजेता मुज्तबा हुसैन का मई 2020 में हैदराबाद में निधन हो गया। वह उर्दू अखबारों और किताबों में अपने हास्य लेखन और स्तंभों के लिए जाने जाते थे। उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाओं में अपनी याद में जैसे उनके आत्मकथात्मक व्यंग शामिल हैं। उन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा जो श्रद्धांजलि होगा वो होगा पूर्व फुटबॉलर सान मुगमम का निधन। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर सान मुगमम का मई 2020 में निधन हो गया। सान मुगम ने 1966 से 67 में बर्मी जूनियर और सीनियर नेशनल टीमों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1960 में मोहन बागान के लिए, 1969 में भारतीय रेलवे में नौजवान वरिष्ठ नागरिकों, 1970 में जालंधर में तमिलनाडु और 71 में चेन्नई वरिष्ठ नागरिकों के लिए खेला। उन्होंने 1969 से 77 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF के लिए भी खेला। अगला ट्रिब्यूट हमारे विमल गांधी जी को जाता है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के पूर्व अध्यक्ष विमल गांधी का मई 2020 में निधन हो गया। गांधी 31 अक्टूबर 2003 से जून 3, 2010 तक ITAT के अध्यक्ष थे और वे 1 अप्रैल 2010 तक 1.80 लाख लंबित मामले को 47,000 तक लाए। उन्होंने 1970 में अमृतसर में एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू किया और लगभग 15 साल बाद 16 सितंबर 1985 को ITAT में शामिल हो गए।